वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट क्लब। सो आज हमारा थर्ड लेक्चर है फ्रेंड्स सीआरपीसी का। हमने लास्ट लेक्चर में हमारे चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड देख लिया है। अब हम देखने वाले चैप्टर थर्ड जो डील्स करता है सेक्शन 26 टू 25, पावर ऑफ कोर्ट्स। हमारे कोर्ट के क्या क्या पावर है हम लोग ये देखने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, सेक्शन 26 कोड बाय विच ऑफेंस आर ट्राइबल। Subject to the other provision of this code, any offense under the IPC may be tried by High Court। IPC के अंदर जितने भी ऑफेंसेस दिए हुए हैं या तो वो हाई कोर्ट चलाएगा या तो कोर्ट ऑफ सेशन चलाएगा या एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइबल। फर्स्ट शेड्यूल में हमने देखा था कि हमारे जितने भी ऑफेंसेस है वो डिफाइन करके रखे हैं, वो कौन से कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, किस नेचर के हैं, उसका नेचर फर्स्ट शेड्यूल में जो है वो दे रखा है। तो उस नेचर के हिसाब से किस कोर्ट में चलेगा उस कोर्ट के हिसाब से वो एनी अदर कोर्ट। और यहाँ पर एनी अदर कोर्ट का मीन्स होता है मैजिस्ट्रियल कोर्ट फ्रेंड, मैजिस्ट्रियल कोर्ट। ये बताया गया था सुखराम करण सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत इन 1957 कि एनी अदर कोर्ट मीन्स मैजिस्ट्रेट कोर्ट। ओके फ्रेंड्स, then provided that any offenses अंडर सेक्शन सो एंड सो, जितने भी ये सेक्शंस दिए हुए वुमेन से रिलेटेड सेक्शन है फ्रेंड्स, और ये अमेंडमेंट के बाद आए थे हम सब लोग जानते हैं। तो ये भी जितने भी वुमेन से रिलेटेड सेक्शंस हो गए आईपीसी में, वो ट्राई किस में हो गए, आईपीसी में वो ट्राइब किससे हो गए, जो भी वुमन होगी प्रिसाइडेड ओवर बाय वुमन। जो भी कोर्ट है वो कोर्ट का जो जज है वो प्रिसाइडेड ओवर जो वुमन जज है उसके थ्रू होना चाहिए। और ये 2018 की अमेंडमेंट थी फ्रेंड, ये जो ऐड किए गए थे प्रिसाइडेड ओवर वुमन। ओके फ्रेंड्स, लेकिन हमारा आता है 26B, एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ शेल व्हेन एनी कोर्ट इज मेंशन इन दिस बिहाफ इन सच लॉ बी ट्राइड बाय सच कोर्ट एंड व्हेन नो कोर्ट इज सो मेंशन मे बी ट्राइड बाय। जब कोर्ट मेंशन है तो वो कोर्ट से चलाया जाएगा, एंड जब नो कोर्ट मेंशन है, कौन से कोर्ट में ट्राइड होगा ये मेंशन नहीं होगा है, तो वो कहाँ चलेगा, या तो हाई कोर्ट या एनी अदर कोर्ट यानी मैजिस्ट्रेट कोर्ट, ये दोनों कोर्टों में चलेगा फ्रेंड्स। थर्ड वन है हमारा, इसी के अंदर सेक्शन एक आता है फ्रेंड्स सेक्शन 474, इससे रिलेटेड है इसलिए यहाँ पर ले रही हूँ फ्रेंड। सेक्शन 474 क्या बोलता है हमारा, इफ़ द केस इज ट्राइड, जो भी केस जो इसमें ट्राइड किया जा रहा है ये हाई कोर्ट से किया जा रहा है अगर, तो ऑब्जर्व किस तरह से इसका प्रोसीजर कौन सा अडॉप्ट किया जाएगा, वो कोर्ट ऑफ सेशन का किया जाएगा। कोर्ट ऑफ सेशन ये बताता है हमारा सेक्शन 474 कि हाई कोर्ट जब भी अगर चलाता है कोई ट्रायल तो वो उसकी प्रोसीजर कौन सी अडॉप्ट करेगा, जो कोर्ट ऑफ सेशन अडॉप्ट करता है वो सेम प्रोसीजर ही कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट भी जो है हमारा वो ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है हमारे वो भी वही प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, ये बोलता है सेक्शन 471। चलिए फिर जुरिसडिक्शन इन केस ऑफ जुवेनाइल, अभी जो हमारा सेक्शन 27 है वो डील करता है जुवेनाइल से। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी बन रखा है फ्रेंड्स अलग से, जैसे हम सब लोग जानते हैं वो एक अलग से एक्ट बना हुआ है। जो चाइल्ड्स रहते हैं, ड्यू डिलीजेंस और जो लॉ से रिलेटेड जो क्राइम करते हैं, ऐसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो मैटर्स है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में चलाए जाते हैं। तो वो जुरिसडिक्शन जो जुवेनाइल कोर्ट का है वो क्या होगा, वो यहाँ पर बताया हुआ है सेक्शन 27 ऑफ सीआरपीसी में। एनी ऑफेंस नॉट पनिशेबल विथ डेथ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ committed by any person who at the date when he appears or is brought before court is under the age of 16 year, 16 साल के अंदर का होगा अगर वो, may be tried by the court of a chief judicial magistrate CJM or by any court specially empowered under Children's Act or any other law for time being in force providing for the treatment, training and rehabilitation of youthful offenders। स्पेशल प्रोविजन मीन्स जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 बनाया हुआ है अभी रिसेंट में, वो स्पेशल अभी की जो स्पेशल प्रोविज़न है चाइल्ड के ऊपर वो है फ्रेंड्स 2015 का जो एक्ट है जुवेनाइल जस्टिस का, अभी इसके अंदर ये ट्रायल चलते हैं। उसके पहले क्या था,
या तो सीजीएम में चलेंगे या तो कोई स्पेशल प्रोविज़न होगा, कोई स्पेशल एक्ट होगा तो उसमें चलेंगे। तो फर्स्ट है सीजीएम एंड नेक्स्ट है जेजे एक्ट, अभी फ़िलहाल रिसेंट में। और उसमें कितना 16 ईयर का चिल्ड्रन होना चाहिए, वो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड, तो याद रखिए चिल्ड्रन कितना होना चाहिए, वो चाइल्ड जुवेनाइल कितने का होना चाहिए, 16 ईयर का होना चाहिए। और इसमें नॉट डेथ और लाइफ नहीं होना चाहिए, नॉट पनिशेबल विथ डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, बस ये सेक्शन इतना ही बोलता है फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 21, सेंटेंस विच कोर्ट एंड सेशन जज में भी पास। कौन सा कोर्ट कौन से सेशन पास करता है, कौन सी सेंटेंस, वो इसमें बताया गया है। तो फर्स्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट एक होता है फ्रेंड, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो एनी सेंटेंस ऑथोराइज बाय लॉ जो है वो पास कर सकता है फ्रेंड। एंड नेक्स्ट है हमारा हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट कौन सी सेंटेंस पास करेगा, एनी सेंटेंस ऑथोराइज बाय लॉ। सेशन कोर्ट है उसके बाद हमारा, सेशन कोर्ट कौन सा, सेशन कोर्ट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, इसमें सब आ जाएंगे फ्रेंड्स, एडिशनल सेशन जज। एनी सेंटेंस ऑथोराइज बाय लॉ, सेंटेंस ऑफ डेथ इन सब्जेक्ट ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ बाय हाई कोर्ट। सेशन कोर्ट क्या कर सकता है फ्रेंड, कोई भी सेंटेंस डेथ ऑथोराइज जो भी है लॉ से रिलेटेड वो दे सकता है, सेंटेंस मीन्स पनिशमेंट दे सकता है सेशन कोर्ट, कोई भी, किसको छोड़ के, डेथ सेंटेंस को। मगर डेथ सेंटेंस भी दे सकता है हमारा सेशन कोर्ट कब, जब कन्फर्मेशन करता है वो हाई कोर्ट से, देन सेशन कोर्ट भी डेथ की पनिशमेंट दे सकता है। नेक्स्ट है हमारा असिस्टेंट सेशन जज, इम्प्रिजन अप टू 10 ईयर, 10 साल तक की सज़ा ये जो है दे सकता है, 10 ईयर इम्प्रिजमेंट अप टू 10 ईयर एंड फाइन। ओके फ्रेंड्स, असिस्टेंट सेशन जज 10 ईयर एंड फाइन जो है वो इम्पोज कर सकता है। इसमें एक्सेप्ट दिया हुआ है फ्रेंड, एक्सेप्ट सेंटेंस, डेथ की सेंटेंस को पास नहीं कर सकता, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ नहीं पास कर सकता, या फिर 10 साल से ज़्यादा जो होगी तो वो पास नहीं कर सकते। ये पनिशमेंट जो है असिस्टेंट सेशन जज जो है वो नहीं दे सकता, लेकिन 10 साल तक की, अप टू 10 साल, 10 ईयर एंड फाइन ये इम्पोज करा सकता है कौन, असिस्टेंट सेशन जज हमारा। बस यही बोलता है हमारा सेक्शन 28 का सब क्लॉज 3। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 29, सेंटेंस विच मजिस्ट्रेट में पास, कौन सा मजिस्ट्रेट कौन सी सेंटेंस पास कर सकता है ये बताता है हमारा सेक्शन 29। तो हमारा फर्स्ट जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सीजीएम एंड एडिशनल सीजीएम, ये दो जो है फ्रेंड्स वो कौन सी, अप इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर, 7 साल तक की जो है सज़ा और फाइन इम्पोज कर सकते हैं। ये बेर एक्ट में ये निगेटिव टर्म दी हुई होती है फ्रेंड्स, उल्टी टर्म दी हुई कि एक्सेप्ट डेथ, लाइफ और एक्सीडिंग 7 ईयर, 7 साल से ज़्यादा नहीं दे सकता। इसका मतलब क्या होगा कि 7 साल तक की सज़ा दे सकता है, तो लाइफ और डेथ नहीं है, बस 7 साल और फाइन जो है इम्पोज कर सकता है कौन, हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट है हमारा मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जेएमएफसी में पास सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, 3 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकते, इट मीन्स 3 ईयर तक की ये सज़ा दे सकते हैं। द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, इसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, और इसमें फ्रेंड्स ना ये हम लोग बाद में भी देख सकते थे, लेकिन अब मैंने स्टार्ट कर दिया तो बता रही हूँ, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट क्लास को है 3 ईयर तक की फ़ाइन सज़ा देना सकते हैं, और इसमें 10,000 रुपीज़ जो है 10,000 रुपीज़ एक्सीड नहीं करना चाहिए इसकी जो फ़ाइन है वो। लेकिन इसमें अमेंडमेंट हो रखा है फ्रेंड, महाराष्ट्र में इसकी जो फ़ाइन है ये ज़्यादा हो सकती है महाराष्ट्र के अमेंडमेंट के हिसाब से। वैसे तो बेर एक्ट में जो है 10,000 रुपीज़ है, पर अपने अपने स्टेट में, हर स्टेट ने अपने अपने हिसाब से जो ये अमाउंट है इसको इंक्रीज़ कर रखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये महाराष्ट्र बता रही हूँ मैं, महाराष्ट्र में जो इसकी लिमिट है वो बढ़ाकर 50,000 कर रखी है फ्रेंड। तो अपने अपने स्टेट में कितनी अमाउंट को इंक्रीज़ करके रखा है वो आप लोग देख सकते हो। सेकंड मजिस्ट्रेट क्या कितना दे सकते हैं टर्म, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एंड फाइन, ये 5,000 जो है ये महाराष्ट्र के अमेंडमेंट में 10,000 कर रखा है। इससे कम ज़्यादा जो होगा आपके आपके स्टेट में, आप बेर एक्ट में अच्छे से देखिए, जो अमेंडमेंट होती है उसमें लिखा होगा कि कितना उसको फाइन इम्पोज करने का राइट है। ओके फ्रेंड्स, तो ये राइट वैरी होगा अपने अपने स्टेट के हिसाब से। किसके लिए,
जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के लिए। तो हमारा क्लास 4 क्या बोलता है, द कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल हैव पावर ऑफ द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेम होगा पावर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरह, एंड दैट ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द पावर ऑफ द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो सेम पावर कैसा होगा इसका, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के जैसा होगा। ये बताता है हमारा सब क्लास 4। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी इसी में आता है। तो फर्स्ट क्लास का क्या था हमारे जेएमएफसी का, 3 ईयर तक की वो पनिशमेंट दे सकते थे एंड 10,000 रुपीज़ तक का फाइन इम्पोज कर सकते थे। तो ये सेम किसको आएगा, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को भी सेम आ जाएगा इसमें। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, नो फ्रेंड्स आई एम सो सॉरी, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है तो 7 ईयर आ जाएगा, एंड सिर्फ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है तो 3 ईयर आ जाएगा। 7 ईयर फॉर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के लिए 3 ईयर आ जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर 3 ईयर जहाँ पर है वहाँ पर फाइन भी आ जाएगी 10,000 रुपीज़, और यहाँ पर सिर्फ फाइन आएगा एंड फाइन, आई एम सो सॉरी। ओके चलिए, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन। अगर कोई फ़ाइन पे करने में डिफ़ॉल्ट कर देता है तो उसको कितनी सेंटेंस होगी, ये बताता है हमारा सेक्शन 30। द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में अवॉर्ड सच अ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एज इज ऑथोराइज बाय लॉ, जो भी ऑथोराइज बाय लॉ होगा वो, प्रोवाइडेड दैट द टर्म इज़ नॉट एक्सेस ऑफ द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। जो पावर है वो एक्सेस नहीं करता है सेक्शन 29 में। जो हमने देखा है कि जो टर्म्स दे रखे हैं, 1 साल की सज़ा दे सकते हैं, 3 साल तक की सज़ा दे सकते हैं, वो जो पावर है वो मजिस्ट्रेट का इसमें, इसके वजह से वो कहीं पर भी हार्श नहीं होता है। शैल नॉट वेयर इम्प्रिजनमेंट नॉट इन एक्सेस अंडर सेक्शन 29। शैल नॉट वेयर इम्प्रिजनमेंट हैज़ बीन अवॉर्डेड एज अ पार्ट ऑफ अ सब्सटेंटिव सेंटेंस exceed 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate incompetent to inflict as punishment for the offence otherwise than as imprisonment in default of payment of fine। अगर पेमेंट का जो डिफ़ॉल्ट करता है फ़ाइन का, अगर कोई फ़ाइन लगाया है फ्रेंड्स कोर्ट ने, और अगर वो नहीं पे करता है कोई अक्यूज, उसको फ़ाइन लगाने के बाद भी, तो उसको नहीं जो पे कर रहा है उसके ऊपर उसको कितनी सज़ा लगानी है, 1/4 लगानी है जो भी सेंटेंस मिली है उसको। फॉर एग्जाम्पल 1 साल की सज़ा दी है या कोर्ट ने 4 साल की उसको सज़ा सुना दी है, 4 साल या फिर 4 साल की सज़ा, हमने फॉर एग्जांपल लिए 4 साल ले लिया, 4 ईयर की उसको सज़ा हो गई। अब उसको जो सज़ा हुई उसके बाद उसको प्लस फाइन भी हुआ था, अब उसने फ़ाइन पे नहीं किया तो क्या होगा, उसको 1/4 जो है 4 ईयर की पनिशमेंट दी जा सकती है फॉर डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन के लिए। ओके नेक्स्ट, द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन में बी इन एडिशन टू सब्सटेंटिव सेंटेंस। और इसमें क्या होगा, जो भी अवॉर्ड की जाएंगी इम्प्रिजनमेंट ये डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन के लिए, ये एडिशन होगी किसके, जो उसको सज़ा दी हुई 4 साल की 2 साल की, उसके प्लस होगी, एडिशन मीन्स प्लस में होगी ऑफ इम्प्रिजन फॉर द मैक्सिमम टर्म अवॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। जैसे कि हमने सेक्शन 29 में देखा कि 3 ईयर तक की सज़ा दे सकते हैं, 2 ईयर 1 ईयर तक की दे सकते हैं, समझो 3 ईयर तक की किसी को सज़ा देने का अधिकार है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 3 ईयर तक की सज़ा देने का अधिकार है। तो 3 ईयर की सज़ा जो देना है, तो इसमें से 1 साल की उसने उसको फाइन, इसको 1 साल के लिए क्या किया कि उसको पनिशमेंट दे दी, उसके प्लस में क्या करेगा वो, कोई भी ऑनरेबल कोर्ट, उसके प्लस में अब उन्होंने कोई भी फ़ाइन भी पे नहीं किया तो उसके डिफ़ॉल्ट किया है फ़ाइन, उसके लिए जो अमाउंट लगाएगा पनिशमेंट वो कितने ईयर की होगी, सपोज 6 मंथ की, तो टोटल ये कितना हुआ 1.5 हो गया। लेकिन उनको जो भी ऑनरेबल जेएमएफसी थे या फिर जो भी कोर्ट था तो उनको कितना पावर था, 3 ईयर तक का तो चलेगा, प्लस मतलब 3 ईयर के अबव वो नहीं दे सकते, जितना उनका एडिशनल जितना उनका जुरिस्डिक्शन है, पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन जितना जिस कोर्ट का है उस हद तक की वो डिफ़ॉल्ट फाइन एंड सेंटेंस दोनों भी दे सकते हो फ्रेंड, इसके आगे नहीं जा सकते, बस इतना बोलता है ये सेक्शन। मैक्सिमम टर्म कितना होगा, जितना मजिस्ट्रेट के सेक्शन के अंदर दे रखा है ये सेक्शन के अंदर। सेक्शन 31, सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। एक ट्रायल में जो चलाए जाते हैं फ्रेंड वो आ जाएंगे। इसमें फ्रेंड्स ये एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगी मैं, सेक्शन हमारा जो है 30 में, कि यहाँ पर हमने देखा कि 1/4 जो होगी वो दी जाएंगी पनिशमेंट,
एंड इसी के साथ मैं आपका आईपीसी का एक सेक्शन लेना पसंद करूँगी फ्रेंड, जो हमने देखा है सेक्शन 64 टू 67, सेक्शन 64 टू 67 आईपीसी का जो डील करता है फ्रेंड्स, वो भी पनिशमेंट से डील करता है, लॉ रिलेटिंग इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन से। तो उसमें कितना है फ्रेंड्स, 50 रुपीज़ 2 महीने के लिए, 100 रुपीज़ 4 मंथ, एंड प्लस अगर 100 हो गए तो 6। इस तरह से वहाँ पर जो है फ्रेंड्स एक डायग्राम दे रखा है, या फिर वहाँ के सेक्शंस में ये डिफाइन कर रखा है कि अगर 2 मंथ का होता है तो 50 रुपीज़, 4 मंथ का होता है तो 100 रुपीज़, एंड 6 मंथ 100 रुपीज़ के प्लस होगा अगर 6 मंथ होगी तो डिफ़ॉल्ट के ऊपर। चलिए फ्रेंड्स, ये रिलेटेड सेक्शन है, आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं ताकि आपको जल्दी से याद होगा। सेक्शन 31 सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन सेवरल ऑफेंसेस इन वन ट्रायल। More offenses if often seen that the accused is punished for the more offenses than one. In such circumstances, Section 31 provides that unless directed by court, such punishment will be run concurrently. Concurrently means one after another, एक के बाद एक रन होगी कोई भी punishment. If the court directs that sentence will run concurrently, the lesser sentence merge into higher sentence. जो छोटी सेंटेंस होगी, समझो 1 साल की सज़ा है, वो 3 साल की सज़ा में मर्ज हो जाएगी, उसको बोलते हैं मीन्स एक के बाद एक सेंटेंस विल बी रन कॉन्करेंटली। व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड एट वन ट्रायल ऑफ 2 or more offences, the court may, subject to the provision of section 71 of IPC, sentence him for such offence to the several punishment prescribed thereafter, which such court is competent to inflict. Such punishment, when consisting of imprisonment, to commence the one after the expiration of the other in such order as the court may direct, unless the court directs that such punishment shall run concurrently. जब तक कोर्ट नहीं बताएगा तब तक वो कॉन्करेंटली होगी, मतलब एक के बाद एक चलेगी। कोर्ट डायरेक्ट दैट सच पनिशमेंट रन कॉन्करेंटली, एक के बाद एक चलेगी। ये बताता है हमारा सेक्शन 31। पर्सन शैल नॉट बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन 14 ईयर, 4 साल से ज़्यादा। इसमें क्या होता है फिर, इफ़ द कोर्ट अवॉर्ड्स कंसेक्यूटिव सेंटेंस देन सेक्शन 35 प्रोवाइड्स 2 लिमिटेशंस। अगर कोर्ट क्या करता है, कंसेक्यूटिव कर, जनरली क्या होता है कॉन्करेंटली होता है, मतलब एक ख़त्म होना उसके बाद एक, वन आफ्टर अनदर। ओके फ्रेंड, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। लेकिन अगर कंसेक्यूटिवली होती है, मतलब एक के साथ एक, तो उसके 2 लिमिटेशन बताए हुए हैं सेक्शन 31 में। पहला क्या है, पर्सन शैल नॉट बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन 14 ईयर, कि वो 14 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं होना चाहिए। एंड दूसरा क्या है, द एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विच द कोर्ट इज़ कम्पेटेंट टू इन्फ्लिक्ट। जो कोर्ट है कम्पेटेंट है जितनी सज़ा देने के लिए, उसके ट्वाइस से ज़्यादा, मतलब उसके दुगने से ज़्यादा नहीं देना चाहिए पनिशमेंट। बस यही बोलता है हमारा सेक्शन 31। इन द केस ऑफ convictive sentence, it shall not be necessary for the court, by reason only of the aggregate punishment for the several offences being in excess of the punishment which it is competent to inflict on conviction of a single offence, to send the offender for trial before higher court, provided that in no case shall such person be sentenced to imprisonment for longer period than 14 year, 14 साल से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। द एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विच द कोर्ट इज़ कम्पेटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर अ सिंगल ऑफेंस, दुगनी नहीं होना चाहिए वो ऑफेंस। फॉर द पर्पज ऑफ अपील बाय अ कन्विक्टेड पर्सन, the aggregate of the consecutive sentence passed against him under this section shall be deemed to be a single sentence. इसमें सिंगल सेंटेंस ही, सिंगल पनिशमेंट ही दी उसको, ऐसा माना जाएगा अगर वो अपील में जाता है कन्विक्टेड पर्सन जो है, तो अगर उसको कॉन्सिक्यूटली दे रखी है पनिशमेंट तो। सेक्शन 32 मोड ऑफ कन्फरिंग पावर। इन कन्फरिंग पावर अंडर दिस कोड द हाई कोर्ट or the state government, as the case may be, may by order empower person specially by name or in virtue of their office or classes of official, generally by their official title, उनके official title के हिसाब से
हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट वो डिसाइड करेगी, उनका स्पेशल जो है एक स्पेशल पर्सन एम्पावर करेंगे। एवरी सच ऑर्डर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ विच इट इज़ कम्युनिकेटेड टू द पर्सन सो एम्पावर। वो डेट कब से होगी? फ्रॉम द डेट ऑन कम्युनिकेशन से, कम्युनिकेटेड टू द पर्सन, जब वो कम्युनिकेट किया जाएगा पर्सन को उस दिन से इफेक्ट में आएगा वो पनिशमेंट। इतना ही बताता है फ्रेंड्स ये सेक्शन। सेक्शन 33 पावर ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड व्हेनेवर एनी पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस in the service of government who has been invested by high court or the state government with any power under this code। कोई भी क्या करता है? होल्ड करता है ऑफिस इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, सर्विस के अंदर जब वो कर रहा है गवर्नमेंट की सर्विस, तब हैज़ बीन इन्वाइटेड बाय हाई कोर्ट, जब हाई कोर्ट उसको बुलाता है, इन्वाइट करता है। द स्टेट गवर्नमेंट विथ एनी पावर अंडर दिस कोड, स्टेट गवर्नमेंट जो भी पावर है इस कोड के अंदर, थ्रू आउट एनी लोकल एरिया, उस लोकल एरिया में इज अपॉइंटेड टू एन इक्वल और हायर ऑफिस ऑफ द सेम नेचर। क्या करेगा? ऑफिस सेम नेचर का बनाएगा विद इन लाइक लोकल एरिया, उसी लोकल एरिया के अंदर, अंडर द सेम स्टेट गवर्नमेंट, उसी गवर्नमेंट के अंदर। ही शैल अनलेस द हाई कोर्ट, अगर वो हाई कोर्ट नहीं होगा, अनलेस द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस मे बी अदरवाइज डायरेक्ट्स और हैज़ अदरवाइज डायरेक्टेड एक्सरसाइज द सेम पावर इन द लोकल एरिया इन विच ही इज़ सो अपॉइंटेड। वो क्या करेगा? ऐसा कोई अपॉइंट किया हुआ है लोकल एरिया के लिए गवर्नमेंट ने, इक्वल या हायर पर्सन है, तो वो ऑफिसर भी सेम पावर जो है उसको अपॉइंट किए जाने के बाद वो सर्वाइव करेगा और ये फिर यूज़ करेगा। सेक्शन 34 विड्रॉल ऑफ पावर द हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी विड्रॉल और एनी ऑफ पावर confirmed by it under this code or any person or by any officer subordinate to it। किसी को भी जो पावर दी हुई है ऊपर से हाई कोर्ट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने, वो विड्रॉ करने का पावर भी ये दोनों के पास है। एनी पावर्स कन्फर्म बाय CGM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मे बी विड्रॉ बाय रिस्पेक्टिव मजिस्ट्रेट बाय हुम सच पावर वेर कन्फर्म। जिसने दिया है वही विड्रॉ करके ले लेंगे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, DM हो या CGM हो। वो भी उनका भी पावर अगर जो उन्होंने दिया है अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को, लोअर जुडिशरी को, तो वो विड्रॉ करने का अधिकार रखते हैं वो सेमी ऑफिसर्स। सेक्शन 35 पावर ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर इन ऑफिस सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड। द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ जजेस और मजिस्ट्रेट मे बी एक्सरसाइज और परफॉर्म बाय ही सक्सेसर इन ऑफिस। सक्सेसर और ऑफिस क्या कर सकते हैं? ऑफिस में जो दूसरे सेम पोस्ट पे है या सेम जुडिशरी में यूज़ कर रहे हैं, वो सक्सेसर भी जो होते हैं। सक्सेसर मीन्स जो अपनी ड्यूटी है वो पास करना अपने साथी को, उसको बोलेंगे सक्सेसर इन ऑफिस। जो साथ काम करता है अपने, इसके बिहाफ में वो काम कर सकता है, यही बताता है ये सेक्शन। व्हेन देयर इज़ एनी डाउट एज टू हु इज़ द सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ एनी एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज, additional or assistant session, the session judge shall determine by order in writing the judge who shall purpose of this code of any proceeding or order thereunder be deemed to be the successor in office of such additional or assistant session judge। तो इसमें राइटिंग में क्या करेगा? सेशन जज जो है हमारे, अगर कन्फ्यूजन है कि कौन है सक्सेसर इन ऑफिस, तो सेशन जज क्या करेंगे? ऑर्डर करेंगे राइटिंग में और बताएंगे कि कौन से ऑफिसर को सक्सेसर इन ऑफिस माना जाना चाहिए, तो वही डीम कहलाएगा वो सक्सेसर ऑफिसर होने के। व्हेन देयर इज़ एनी डाउट एज टू, अगर डाउट है एज टू हु इज़ द सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ एनी मजिस्ट्रेट, और वो उसमें कौन सा था पहले फ्रेंड? वो एडिशनल एंड असिस्टेंट सेशन जज का था। अब यहाँ पर क्या है डाउट? मजिस्ट्रेट एंड CGM का है और DM का है। एज द केस मे बी शैल डिटरमाइन बाय ऑर्डर इन राइटिंग द मजिस्ट्रेट हु शैल फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोड और ऑफ एनी प्रोसीडिंग और ऑर्डर देयर अंडर बी डीम टू बी सक्सेसर इन ऑफिस सच मजिस्ट्रेट। तो क्या होगा? ऑर्डर जो होगी रिटर्न में, उस ऑर्डर के हिसाब से वो कैरी किया जाएगा। नेक्स्ट, इस तरह से हमारा 35 सेक्शन तो आज कवर हो गया फ्रेंड। हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हमारा चैप्टर 4। आज के लिए हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं डीप में CRPC लेने जा रही हूँ फ्रेंड्स। सबने आज तक लिया है, तो क्या होता है CRPC को हम पूरा बेरेट की तरह रीड नहीं करते हैं, सिर्फ ऊपरी ऊपरी देखते हैं। तो मैंने सोचा कि पूरा डीप में मैं CRPC रीड करूँगी बेरेट के साथ। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि मैं आगे वीडियो बना पाऊँ।